भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बाबा रामदेव सहित 5 के खिलाफ एफआईआर, कोरोनिल के भ्रामक प्रचार का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में हैं। कोरोनिल दवा को लेकर अब बाबा रामदेव और 4 अन्य के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में जयपुर में जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें पतंजलि के रामदेव पाल कृष्ण का नाम शामिल है। जयपुर के ज्योति नगर थाने में शुक्रवार को ये एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में योग गुरु रामदेव और बाल कृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है। ज्योति नगर के थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने इंडिया टुडे को बताया, हाँ, रामदेव, बालकृष्ण, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, डॉक्टर अनुराग तोमर और पतंजलि के एक वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोनिल के भ्रामक प्रचार के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज कराने वाले वकील बलराम जाखड़ ने इंडिया टुडे को बताया, कोरोनिल के भ्रामक प्रचार के मामले में बाबा रामदेव सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर आईपीसी की धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पतंजलि ने निम्स जयपुर में कोरोनिल दवा का परीक्षण करने का दावा किया था। निम्स के अध्यक्ष और चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने गुरुवार को इंडिया टुडे से कहा था, हमारे पास मरीजों पर परीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक अनुमति थी। परीक्षण से पहले सीटीआरआई से अनुमति ली गई थी, जो आईसीएमआर का एक निकाय है। मेरे पास इसके दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि निम्स जयपुर में 100 मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था। परिणाम के अनुसार 3 दिनों में 69% मरीज ठीक हो गए, 7 दिनों में 100% मरीज ठीक हो गए। कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर या दवा के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में 2 जून को राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नवजोत सिद्धू की अमरिंदर सरकार में हो सकती है वापसी, बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों, पंजाब में आला अफसरशाही में यकायक हुए फेरबदल बड़ी सियासी हलचल की आहट माना जा रहा है। जिस तरह से करण अवतार को रिटायरमेंट से 2 माह पहले ही चीफ सेक्रेटरी पद से रुखसत कर अचानक विनी महाजन को उनकी जगह लगा दिया गया, उसी तरह से अब राज्य मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाला बदलाव हो सकता है। पिछले काफी समय से अज्ञातवास में रह रहे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वापसी हो सकती है। उनका उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही है। आला अफसरशाही के बाद अब मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी। चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी इस आकलन में लगी है किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और किन मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है। कहा जा रहा है कि वे डिप्टी सीएम बन सरकार में वापसी कर सकते हैं। दरअसल यह चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस के दिल्ली दरबार में जाने के बाद से ही शुरू हुई है। पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और पार्टी नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें फिर से स्थानीय निकाय विभाग दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अब कोरोना पर सरकार को घेरा, कहा पीएम खामोश हैं, सरेंडर कर दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगे जाने के बाद आज उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर मोदी सरकार पर ऐसे समय निशाना साधा जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि पता नहीं इस बीमारी से कब निजात मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम सोरेन ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों,
झारखंड में लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए झारखंड की सोरेन सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कुछ निश्चित चीजों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर लॉकडाउन लागू रखने की आवश्यकता है, इसलिए उसे लागू किया जा रहा है। सोरेन ने ट्वीट कर यह कहा कि कोरोना से संघर्ष में हमें आप सबके सहयोग से अब तक अपेक्षित सफलता मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आगे उन्होंने लिखा कि पीछे समय समय पर लॉकडाउन में दी गई रियायतें जारी रहेंगी। बता दें कि झारखंड में जारी किए गए इस लॉकडाउन में कई चीजें सामान्य रूप से चलाई जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन उल्लंघन करने पर प्रशासन मुस्तैद रहेगी और उचित कार्रवाई भी किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोजी रोटी के लिए बिहार से वापस लौटने लगे मजदूर, ट्रेनें हुई फुल, हवा हवाई साबित हुई, नीतीश कुमार की घोषणाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों को काम देने के नीतीश कुमार के दावों पर यकीन करके फंसे मजदूर अब वापस प्रदेश लौटने लगे हैं। बिहार से दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेन अगले 15 दिनों तक फुल है, यानी बिहार से फिर से पलायन का सिलसिला तेज हो गया है। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार से दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पर जाने वाली ट्रेनें अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी हैं। इन ट्रेनों में अगले एक पखवाड़े के लिए कोई सीट खाली नहीं है। फुल हुई सारी सीट स्लीपर क्लास ही हैं, यानी गरीब मध्यम तबके के लोग वापस लौटने लगे हैं। रेलवे की वेबसाइट बता रही है कि उत्तर भारत से पंजाब के अमृतसर जाने वाली ट्रेन में अगस्त तक की सारी सीट फुल हो चुकी है। उत्तर बिहार से जिन राज्यों में रोजी रोटी के लिए मजदूर पलायन करते रहे हैं, उनमें पंजाब प्रमुख राज्य रहा है। वहां जाने की सारी ट्रेन टिकट अगले 2 महीने तक बुक हो चुकी हैं। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार के दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में 20 जुलाई तक सारी सीट बुक हो चुकी हैं। ये वही इलाके हैं जहां से मजदूरों का पलायन सबसे ज्यादा होता है। ट्रेन में जनरल क्लास की टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है, लिहाजा दिल्ली लौट रहे लोगों ने स्लीपर क्लास की टिकटें बुक कराई हैं। वहीं उत्तर बिहार से मुंबई जाने वाली ट्रेन भी अगले 1 महीने तक फुल हो चुकी है। मुंबई भी बिहारी मजदूरों के रोजगार का प्रमुख स्थान रहा है। ट्रेन टिकटों की बुकिंग बता रही है कि लोग रोजी रोटी के लिए वापस लौटने लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने पूछा, हर बारिश में क्यों डूब जाती है राजधानी की सड़कें? हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को तलब किया। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर सरकार के खोखले दावों पर हाईकोर्ट के तेवर सख्त हो गए हैं। हर बार की बारिश के बाद पटना की सड़कों के पानी से डूब जाने से नाराज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल ये भरोसा दिलाती है कि अगले साल से जल जमाव नहीं होगा, लेकिन अगले साल भी पुरानी स्थिति ही बरकरार रहती है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा, जल जमाव दूर करने के लिए क्या किया? दरअसल पिछले साल पटना में जल प्रलय के बाद पूरी राज्य सरकार ने दावा किया था कि अब पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हल्की बारिश के बाद भी पटना के कई इलाके डूब जा रहे हैं। आज भी चंद घंटे बूंदाबांदी हुई तो पटना की कई सड़कों पर जल जमाव हो गया। हाईकोर्ट ने आज पटना के इस हालत पर गहरी नाराजगी जताई। पटना में लगातार हो रहे जल जमाव पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तलब करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ पटना नगर निगम को ये बताने को कहा है कि जल जमाव दूर करने के लिए क्या सब किया गया है और अभी के हालात क्या हैं। दरअसल पटना में जल जमाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। आज को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाली संस्था PIL फोरम की याचिका पर सुनवाई की। नीतीश सरकार के काम पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हर साल शहर में हुई जल जमाव को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं। हर साल सरकार कोर्ट में ये दावा करती है कि आगे से लोगों को परेशानी नहीं होगी और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन अगले साल फिर वही परेशानी सामने आ जाती है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा पेश करे। सरकार ये भी बताए कि जल निकासी के लिए संप हाउसों का क्या प्रबंध किया गया है, वहां कौन सी व्यवस्था की गई। सरकार सारे बिंदुओं पर पूरी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करे। वहीं याचिका दायर करने वाली संस्था की ओर से बहस करते हुए वकील शशि भूषण कुमार ने कहा
कि सरकार लगातार गलत आश्वासन दे रही है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद भी पटना में जल जमाव की समस्या बरकरार है। हल्की बारिश होने के बाद भी पूरा शहर डूब जाता है। कई इलाकों में तो पूरे बरसात पानी जमा रहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा चुनावी तैयारी को लेकर कोरोना संकट पर नहीं दे रहे ध्यान। जी हां दोस्तों, कभी जेडीयू में रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल दागा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे। यह आरोप प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को ट्वीट कर लगाया है। बता दें कि जेडीयू से बाहर निकलने के बाद प्रशांत किशोर लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं। दरअसल एक समय था जब राजनीतिक रणनीतिकार और सियासी गलियारे में पीके के नाम से फेमस प्रशांत किशोर जेडीयू के शीर्षस्थ पोस्ट पर थे। वे जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन जब से उन्हें पार्टी से हटाया गया है तब से एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। ट्वीट कर कभी जेडीयू तो कभी भाजपा पर हमला करते रहते हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपने नए ट्वीट में नीतीश सरकार पर कोरोना संकट को लेकर आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोरोना की वजह से चुनाव और उसकी तैयारियों में कोई बाधा न आए, इसलिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोरोना की जांच की रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि पूरे देश के लेवल पर बिहार में कोरोना की सबसे कम टेस्टिंग हो रही है। कोरोना से संक्रमित लोगों के पता न चलने या उसमें देरी के भयावह परिणाम हो सकते हैं। इसके पहले इसी माह 14 जून को उन्होंने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि देश में सबसे कम टेस्टिंग, 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में कोरोना के बजाय चुनावों की चर्चा है। 3 महीनों से कोरोना के डर से अपने आवास से न निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि घर से नहीं निकलने को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला किए थे। हालांकि अब सीएम नीतीश कुमार लगातार दौरा कर रहे हैं और नेपाल बॉर्डर पर जाकर तटबंधों का जायजा भी ले रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार ने कोरोना मरीजों पर पतंजलि की दवा ट्रायल करने वाले अस्पताल को थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर स्थित निम्स अस्पताल को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कोरोना मरीजों पर पतंजलि आयुर्वेद ड्रग काउंसिल की दवाई के ट्रायल को लेकर जवाब मांगा गया है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा कि हमने 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगते हुए बुधवार शाम को अस्पताल को नोटिस दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल ने ट्रायल के लिए राज्य सरकार को ना तो सूचित किया और ना ही अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर से जवाब का इंतजार है। आपको बता दें कि मंगलवार को योग गुरु रामदेव द्वारा दवा के लॉन्च ने एक बहस छेड़ दी, जिसके बाद आयुष मंत्रालय ने इसके परीक्षण पर सभी जानकारी मांगी और कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए दवा के रूप में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना दवा का उपयोग दवा के रूप में नहीं किया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बुधवार को कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए दवा के रूप में किसी भी दवा की बिक्री के मामले में विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोनिल दवाई के लॉन्चिंग के दौरान पतंजलि ने दावा किया था कि उसकी दवा 7 दिनों के भीतर इस बीमारी को ठीक कर सकती है। इस दौरान दवा के 100% सफल असर का दावा किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बन सकता है नया मोर्चा, यशवंत सिन्हा ने शुरू की कवायद। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले नया मोर्चा आकार ले रहा है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि इस साल अक्टूबर में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोड़ तोड़ करनी अभी से शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने का प्रयास किया है। आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों को एक साथ लाने के लिए बातचीत चल रही है। बिहार प्रवासियों के बीच कुशासन और विनाश के मुद्दे को उठाने के लिए मोर्चा बनाने की योजना है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहले से ही नीतीश सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। हाल ही में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि 90 दिन के लॉकडाउन के दौरान वो आरजेडी को बांटने की प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं आए। साथ ही
उन्होंने ये भी सवाल किया कि नीतीश कुमार बताएं उन्होंने 15 साल में क्या किया है। वहीं तेजस्वी ने पार्टी नेताओं के दूसरे पाले में जाने पर कहा कि चुनाव से पहले पाला बदलना आम बात है, जो नेता गए हैं उनका कोई महत्व नहीं था। लेकिन सीनियर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के जरिए आगामी विधानसभा की सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बिहार विधान परिषद के लिए सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के मद्देनजर आरजेडी और जेडीयू दोनों दलों ने अपने अपने कोटे से मुस्लिम समुदायों को उच्च सदन में भेजने का फैसला किया है। ऐसे में देखना है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद कौन बनता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का सरकार पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री की चीन से कैसी दोस्ती कि वह हमारी जमीन पर कब्जा कर पाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारत चीन सीमा पर जान गंवाने वाले 20 जवानों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने एक वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी से भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, हमारी फौज के बहादुर सैनिक देश की अखंडता व देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना है। देश की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। देश सच जानना चाहता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।